हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा चैप्टर है बाबर, हुमायूं एंड शेरशाह, चैप्टर नंबर 8। तो बाबर ने जब भारत पर कदम रखे, भारत में उसने अपने शुरुआत करी 16th सेंचुरी CE की शुरू में। तो उस समय भारत जो है बहुत छोटे छोटे किंगडम्स के अंदर डिवाइडेड था, जिसके अपने अपने इंडिपेंडेंट राजा थे। कोई भी एक सेंट्रल अथॉरिटी नहीं थी, एक स्ट्रॉन्ग अथॉरिटी नहीं थी जो सबको कंट्रोल में करती। दिल्ली सल्तनत जो है वो साइज़ में भी छोटी हो गई थी, कम हो गई थी, क्योंकि बहुत सारे जो उसके साथ में राज्य थे उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट कर लिया था। इसलिए दिल्ली सल्तनत जो है वो बहुत छोटी रह गई थी और उसका जो कंट्रोल है वो दिल्ली और दिल्ली के आसपास के कुछ एरियाज़ में ही रह गया था। अगर हम देखें तो उस समय का जो पॉलिटिकल सिनेरियो था वो बहुत ही ज़्यादा डिसयूनिटी वाला था, यानी कि आपस में इनकी बनती नहीं थी इन राजाओं की। कोई भी एक दूसरे को सपोर्ट करने को तैयार नहीं थे, बल्कि एक दूसरे से लड़ने को ही ये लगे रहते थे। तो ये परफेक्ट टाइम था जब एक बहुत ही एम्बिशियस डिसेंडेंट जो अमीर तिमूर और चंगेज़ खान का डिसेंडेंट था, जिसका नाम ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था, और वो भारत पे आक्रमण करे और एक सेंट्रल अथॉरिटी बनाए और इस दिल्ली को और दिल्ली के आसपास के जितने भी एरिया हैं उन सबको अपने कब्ज़े में कर ले। तो बाबर ने इसका पूरा फ़ायदा उठाया। अब है आपका टॉपिक बाबर। बाबर जिसने मुग़ल एम्पायर की शुरुआत करी थी भारत में, उसने 1494 में अपने पिता को खो दिया था जब वो सिर्फ 11 साल का था। उसके बाद वो उनकी छोटी सेंट्रल एशिया की जो फरगाना छोटी स्मॉल उनका जो किंगडम था जिन पे वो रूल करते थे, उसका राजा बन गया अपने फादर की डेथ के बाद। जब वो 14 ईयर्स का था तो उसने अपना सपना पूरा किया समरखंड को जीतने का, तो वो समरखंड का भी राजा बन जाता है। लेकिन कुछ समय के बाद ही वो दोनों फरगाना और समरखंड दोनों को अपने हाथों से छोड़ देता है, मतलब लॉस्ट हो जाता है उसके हाथ से, और वो होमलेस वॉन्डरर हो जाता है, यानी कि वो भटकने वाला हो जाता है। लेकिन इतनी हार के बावजूद भी उसका जो करेज है वो उसको हारने नहीं देता। वो दोबारा से ओवरकम करता है, इन सारे ऑब्स्टेकल्स को हटाकर दोबारा से जो है अपना राज्य बनाता है और काबुल का रूलर बन जाता है 1504 में। हालांकि इतनी कोशिश के बाद भी वो समरखंड दोबारा जो है रिकॉन्कर नहीं कर पाता। 1522 CE में दौलत खान लोदी भारत में बाबर को इनवाइट करता है कि वो भारत में आए, और उस वक्त का जो रूलर था, बहुत अनपॉपुलर रूलर जो था दिल्ली का, इब्राहिम लोदी, उसको हटाए। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है बाबर की कि वो भारत में जाए और अपना कब्ज़ा यहाँ पे दिखाए। तो 1524 CE में वो इंडस रिवर को क्रॉस करता है और उसके 3 हफ्ते के अंदर अंदर ही वो पंजाब का मास्टर बन जाता है। जब वो पंजाब को जीत लेता है तो वो वापस काबुल जाता है, जिससे कि वो प्रॉपर प्रिपरेशन कर सके कि किस तरीके से दिल्ली पर अटैक करना है। लेकिन इसी दौरान जब वो काबुल चला गया बाबर, इसी दौरान जो है दौलत खान, जिसने उसको खुद इनवाइट किया था भारत में आकर इब्राहिम लोदी को हराने के लिए, वो बाबर के अगेंस्ट हो जाता है और उसके अगेंस्ट तैयारी शुरू कर देता है। बाबर भारत वापस आता है उसी साल और दौलत खान को हरा देता है और अपना जो सेना का जो मार्च है वो दिल्ली की तरफ लेकर चला जाता है। अब आपका टॉपिक है द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसी के बाद जो है एक तरीके से भारत में मुग़ल रूल की शुरुआत होती है। तो बाबर और इब्राहिम लोदी जो है आमने सामने पानीपत की बैटल में आते हैं, जो 1526 CE में लड़ा गया था। इब्राहिम लोदी की जो आर्मी थी वो बहुत लार्ज थी, लेकिन उसके बावजूद जो बाबर की आर्मी थी, चाहे वो स्मॉल थी लेकिन वेल डिसिप्लिन थी, लॉयल थी, अच्छे ज़्यादा उसके पास अश्वारोही कैवलरी थे, आर्टिलरी थे, इन यानी कि अश्वारोही थे या तोप चलाने वाले जो सैनिक थे वो थे उसके पास। तो इब्राहिम लोदी की इतनी बड़ी आर्मी जो है वो बाबर की इतनी छोटी लेकिन वेल डिसिप्लिन आर्मी के सामने टिक नहीं पाती। बाबर खुद जो एक बॉर्न लीडर था और एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड मिलिट्री जनरल था, कुछ ही घंटों के अंदर इब्राहिम की आर्मी को जो है वो तहस नहस कर देता है, और शाम तक आते आते तो इब्राहिम और उसके 1500 सोल्जर्स जो है वो युद्ध क्षेत्र में मारे जाते हैं। उसी दिन बाबर बड़े ज़ोर शोर के साथ दिल्ली में एंटर करता है और अपने आप को एम्परर ऑफ हिंदुस्तान घोषित कर देता है, क्योंकि दिल्ली हमेशा से बहुत इम्पॉर्टेंट रही है और ये माना जाता रहा है कि जिसने दिल्ली पे कब्ज़ा कर लिया उसने भारत के एक बहुत बड़े क्षेत्र के ऊपर कब्ज़ा कर लिया।
बैटल ऑफ पानीपत के बाद भी बाबर जो है कई सारी लड़ाइयाँ लड़ता है और कई सारी लड़ाइयाँ जीतता है और अपनी एक अथॉरिटी जो है वो कायम करता है। एक नया किंगडम दिल्ली जो है उस पर एक रूलर जो है बाबर वो रूल करना शुरू कर देता है। लेकिन जो अफ़गान नोबल्स होते हैं उनको ये लगता है कि हमें ये गद्दी जो है बाबर से वापस लेनी चाहिए, तो इसलिए वो अफ़गान नोबल्स जो है वो बाबर के ख़िलाफ़ षड्यंत्र रचना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा अगर हम इस किंगडम से बाहर की तरफ देखें तो जो राजपूत किंग्स हैं वो भी राणा सांगा जो उस वक्त मेवाड़ के राजा थे उनकी लीडरशिप में भी बाबर के अगेंस्ट जो है अपने ग्रुप बना लेते हैं और वो भी कोशिश करते हैं कि बाबर को भारत से बाहर निकाला जाए। और इतनी वर्स्ट सिचुएशन जब हो जाती है कि एक तरफ नोबल्स जो है वो बाबर के अगेंस्ट है, एक तरफ राजपूत जो है वो अपनी कॉन्फिडरेसी बना रहे बाबर के अगेंस्ट, ऐसी वर्स्ट सिचुएशन में उसके सोल्जर्स जो है वो लड़ाई लड़ने से मना कर देते हैं, क्योंकि वो काबुल से आए हुए होते हैं और उनको अपने घर की याद बहुत ज़्यादा सता रही होती है। वो थक जाते हैं लड़ते लड़ते और उनको ये लगता है कि अब वो और नहीं लड़ना चाहते, अब वो वापस काबुल जाना चाहते हैं। लेकिन बाबर जो है अपना माइंड सेट कर चुका था कि उसको भारत में रहना है और अपनी पोजीशन जो है भारत में जो बनाई है उसको कायम रखनी है, इसके अलावा इसको और स्ट्रॉन्ग करनी है। इसलिए वो अपने सैनिकों के सामने एक बहुत जोशीला जो है भाषण देता है, बहुत जोशीला जो है स्पीच देता है, जिससे कि उसके थके हुए सैनिक जो है दोबारा से एक तरीके से उनमें ऊर्जा आ जाती है और वो दोबारा से बैटलफील्ड में लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस तरीके से आगे आने वाली जितनी भी बैटल्स होती हैं बाबर की आर्मी बहुत जी जान से लड़ती है और बाबर उन बैटल्स के अंदर जीतता भी है। बाकी का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।